प्यारे बच्चों, छठी कक्षा में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का जो पाठ है, उस पाठ में शुरू में ही आपको आईने में कुछ मुहावरों या कहावतों की परछाइयाँ दी गई हैं। उनको ध्यान से पढ़ना है और समझ करके उन मुहावरों को, आपको कहावतों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला जो प्रतिबिंब है उसमें लिखा है नहले पे दहला। सारे अक्षर प्रतिबिंब में उल्टे दिखाई पड़ते हैं। पहले आप 2-4 अक्षर लिखिए और आपके घर में आईना होगा, दर्पण, जिसमें आप चेहरा देखते हो। उसमें दर्पण में कुछ अक्षरों को लिख करके देखिए, सारे अक्षर आपको उल्टे दिखेंगे। और यह जो उल्टापन है, यह दाएं और बाएं का परिवर्तन है, ना कि ऊपर का नीचे और नीचे का बाएं ऊपर। जो अक्षर आप लिखते हो तो अक्षर का बायां हिस्सा प्रतिबिंब में दाहिने दिखाई पड़ेगा और दायां हिस्सा बाएं दिखाई पड़ेगा। पहले प्रतिबिंब में जो मुहावरा है वह है नहले पे दहला। और दूसरा जो प्रतिबिंब है दर्पण में, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तीसरा प्रतिबिंब है सीधी उंगली घी नहीं निकलती। आप प्रत्यक्ष में अपने घर में कभी प्रयोग करके देखिए। किसी डिब्बे में या किसी कटोरी में थोड़ा घी रख दीजिए, उसमें सीधी उंगली डालिए तो घी नहीं निकलेगा, थोड़ा सा घी चिपक करके आएगा उंगली में। अगर आपको कटोरी या डिब्बे से घी निकालना है तो आपको उंगली थोड़ी तिरछी करनी पड़ती है। इसी घटना को एक कहावत के रूप में दिया गया है, सीधी उंगली घी नहीं निकलती, जिसका अर्थ है कि कभी कभी शराफत से, सिधाई से काम नहीं बनता। और चौथे प्रतिबिंब में जो कहावत आपको दिया गया है वह है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आपके घर में अगर नारियल की या सुतली की कोई रस्सी होगी तो उसे आप छोटा सा टुकड़ा लेकर के जलाओ। माचिस की तीली से आग लगा दो, रस्सी जलने लगे तो उसे आप लोहे का जो आपके घर में तवा होगा, तवे में रख दो और एकदम अच्छी तरह से जल जाने दो। जलने के बाद आप ध्यान से देखोगे कि रस्सी में जो ऐंठन थी पहले, वह ऐंठन जलने के बाद भी बरकरार है। जब उसको आप हिलाओगे या मसल दोगे उस राख को तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक उस जली हुई रस्सी को हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, उसकी पहले की ऐंठन जलने के बाद भी दिखाई देती है। यह एक कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये कहावत कुछ दुष्ट प्रकृति के स्वभाव के लोगों के ऊपर कही गई है। जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं उनको अगर सताया भी गया, सजा भी दी गई, तो भी वे अपनी दुष्टता को छोड़ते नहीं। और पांचवें प्रतिबिंब में जो कहावत है वह है आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये भी एक विशेष प्रसंग में कहावत कही गई है। ऊंट सभी जानवरों में अपने को सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा समझता है, लेकिन जब वही ऊंट किसी पहाड़ के किनारे जाता है और देखता है, बोलता है अरे बाप रे, ये पहाड़ तो हमसे भी ऊंचा है। नहीं, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है जो अपने को सबसे बड़ा मानते हैं, सबसे महान मानते हैं, लेकिन जब उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उन्हें पछाड़ दे, उन्हें उनकी सच्चाई का ज्ञान करा दे, तब वो समझते हैं कि नहीं, मुझसे भी बड़ा कोई है। तो इसलिए ये जो पांचवा कहावत है आया ऊंट पहाड़ के नीचे,
इसको आप लिख लीजिए और आप इसका अर्थ हमने बता दिया। और छठा जो कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी आप लोग गांव में खासकर देखे होंगे। पतले बांस का एक डंडा होता है, बड़ा डंडा, कम से कम मनुष्य के ऊंचाई से थोड़ा ज़्यादा। और ग्रामीण परिवेश में गांव के लोगों का यह एक पुराना हथियार भी है, जिससे वे क्षति पहुंचाने वाले प्राणियों से अपनी रक्षा करते हैं। और कभी कभी आप देखे होंगे गांव में अगर झगड़ा फसाद हो जाता है तो कुछ लोग इससे दूसरों को मारने पीटने का भी काम करते हैं। आपको यह काम नहीं करना है। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि लाठी हमारे सुरक्षा के लिए होती है। तो पुराने ज़माने की घटना से जुड़ी हुई बात है। कुछ लोग जो ताकतवर होते थे और अन्यायी होते थे, डंडे के बल पर दूसरे का धन हड़प लेते थे। तो किसी अवसर पर कुछ लोगों ने किसी कमज़ोर व्यक्ति की भैंस को अपने डंडे से उसे मार करके छीन लिया और वहीं से कहावत बन गई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात ताकत के बल पर दूसरे की वस्तु को अपना बना लेना। प्रतिबिंब में ऐसे कुल 6 कहावतें और मुहावरे आपने देखा, उसका उत्तर हमने आपको बता दिया। अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। और अगर पूरी ऐसे बड़ी बड़ी कहावतें नहीं तो कम से कम कुछ 4-6 अक्षर, 2-4 छोटे छोटे शब्द पहले आप कॉपी में लिखिए, आईने में उसका प्रतिबिंब देखिए और फिर उसको लिखिए, तो सीधे और उल्टे लिखावट का ज्ञान आपको हो जाएगा। अब हम इस पाठ के स्वाध्याय में चलते हैं। कुल 2 प्रश्न आज हम लेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सोचो लिखो यदि सार्वजनिक सरकारी अस्पताल न होता तो। अरे बच्चों, आप कभी कभी घर में अगर कोई बीमार हुआ तो वह व्यक्ति पहले पहल सरकारी अस्पताल में ही दवा के लिए जाता है, क्योंकि वहाँ आपकी जांच मुफ्त होती है, कुछ दवाएं भी आपको मुफ्त मिलती हैं। और अगर उस अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, कुछ दिन रहना पड़ा, तो उसके लिए भी आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ इतनी महंगी फ़ीस होती है, डॉक्टर की फ़ीस, अस्पताल में रहने की फ़ीस, सामान्य और गरीब लोगों की बस की बात तो नहीं है। इसलिए सरकार देश में जगह जगह सरकारी अस्पताल बनाती है, जिससे उसके गरीब नागरिकों को, सामान्य लोगों को दवा की सुविधा मिल सके। तो आप सोचिए ज़रा, अगर ये सरकारी अस्पताल ना होते तो सामान्य और गरीब लोगों का उपचार असंभव हो जाता, बीमारी से वे परेशान हो जाते। और अगला प्रश्न है, कुछ सार्वजनिक संपत्तियां हमारे और आपके जीवन में काम आने वाली, जीवन में उपयोगी कुछ सार्वजनिक संपत्तियों का नाम आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। और यहाँ हम आपको कुछ संपत्तियों की जानकारी दे रहे हैं। विद्यालय जहाँ आप पढ़ते हैं, सरकारी अस्पताल जहाँ आप बीमार होने पर दवा की सुविधा ले जाते हैं, सड़कें, इन सड़कों पे आप पैदल भी चलते हैं, और किसी के पास अगर छोटी गाड़ी है, मोटरसाइकिल, टैक्सी, रिक्शा, वो भी चलता है। और सरकारी बसें जिसमें हम यात्रा करते हैं, रेलगाड़ी, सरकारी रेलगाड़ी जिसमें बहुत ही कम पैसे में टिकट लेकर हम दूर दूर तक सुरक्षित रूप से यात्रा करते हैं। ऐतिहासिक स्थान, हमारे देश में बहुत सारे पुराने महत्वपूर्ण स्थान हैं, इतिहास में उनका नाम दर्ज हो चुका है। उनकी देखभाल और सुरक्षा का हमारी सरकार करती है, जिससे उन स्थानों को हम देख सकें और हमारे अतीत की जानकारी हमें मिल सके। पार्क, शहरों में विशेष रूप से जनता के लिए, लोगों के लिए पार्क बनाए जाते हैं, जिससे लोग सुबह शाम वहाँ जाकर टहल घूम सकें, शुद्ध हवा ले सकें और उनका स्वास्थ्य सही रह सके। इसी जानकारी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।